जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग पॉलिटी का भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त विवरण का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 को इससे पहले की वीडियो में पढ़े हैं, तो इसको दोहरा लेते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की गई, जो 1772 तक रहा। द्वैत शासन क्या है? अंग्रेजों ने वास्तविक शक्ति अपने पास रखा और नवाबों को सिर्फ जिम्मेवारियां दे दी, यानी उत्तरदायित्व। ये 2 लोगों द्वारा शासन हो गया, इसे ही द्वैत शासन कहते हैं। और इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाने लगा। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जिसके तहत BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। अब इसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम आएगा और 20-20 साल पर चार्टर अधिनियम आते रहेंगे। फिर 1813 का 20 साल बाद चार्टर अधिनियम आया और जिसमें व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय चीन के साथ रह गया। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा और इसमें व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा और जो दास प्रथा है इसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और 10 साल बाद, यानी 1833 के बाद 10 साल 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा दास प्रथा का। और यहीं पर पिछली वीडियो में मैंने 1843 की जगह पर 1743 बता दिया है बाई मिस्टेक, तो क्षमा कीजिएगा और सुधार लीजिएगा। अब इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कि अंतिम अधिनियम था और 1773 से लेके और 1853 तक कंपनी का शासन था। और इसके बाद 1853 के बाद जब 1857 की अब क्रांति होगी और 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, जिससे लगा था अंग्रेजों को कि इनका बोरिया बिस्तर भारत से बच जाएगा, जिसके कारण अब पूरी जो कंपनी से शासन व्यवस्था थी भारत की, ये सीधा ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई थी, यानी ब्रिटिश क्राउन या सम्राट, उसमें महारानी विक्टोरिया थी। और उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और जिसके तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में एक पद का सृजन किया गया। सिर्फ पद नाम बदला गया, यानी सिर्फ गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बोला जाने लगा, शक्तियां वही थी। तो इसको हम लोग देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें भारत में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, जो भी हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। तो इसको देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम में पहला, लॉर्ड कैनिंग को भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया और इस तरह कैनिंग प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बन गया। और अंतिम गवर्नर जनरल यानी GG। क्लियर है? अब देखिए 1773 में से पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। उसके बाद 1773 के बाद से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया वारेन हेस्टिंग को। उसके बाद से फिर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद से 1858 में गवर्नर जनरल को भी, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इसके क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम वायसराय, प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। तो इसको थोड़ा एक ट्रिक है, उससे हम लोग देखते हैं।
रॉबर्ट हैं विलियम के मौसी। ये खैर इसमें नहीं है, ये मत समझिएगा 1858 में। इसी समझने के लिए मैं बोल देता हूं कि एक डाउट रहता है, यही हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था? प्रथम गवर्नर बंगाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर। उसके बाद से वारेन हेस्टिंग, ये क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद से लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये क्या 1833 के चार्टर के तहत ये क्या बन गए थे? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। इसके बाद से लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग आप लोगों ने अभी देखा, ये क्या बन गए? भारत के गवर्नर जनरल से ये वायसराय बन गए। इसके बाद 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, जिसके तहत भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएंगे। कौन? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बन जाएंगे। तब कोई डाउट इसमें रहेगा नहीं, और ये 1858 में नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं बता दिया। क्लियर है? तब इसके आगे हम लोग देखते हैं। पहला चेंजिंग क्या किया गया भारत में 1858 के तहत, कि भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को चेंज करके वायसराय कर दिया गया। इसकी शक्तियां जबकि सेम रही, इसीलिए आप आगे भी देखोगे तो कहीं गवर्नर जनरल, कहीं वायसराय लिखा जाता है। अब दूसरा ब्रिटेन में चेंजिंग होगा। ब्रिटेन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कि निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, दोनों को समाप्त कर दिया गया, दोनों समाप्त। और इसके जगह पर अब कौन आ गया? इसके जगह पे भारत की राज्य सचिव, राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश संसद है उसमें यह मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। क्या होंगे? मंत्रिमंडल के सदस्य। और यही अब भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटेन से डीलिंग करेंगे। पहले बीओसी और बीओडी डीलिंग कर रही थी, और इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का परिषद दे दिया गया, 15 सदस्यों का परिषद। ठीक है? अब 15 सदस्य जो थे, इसमें 8 की नियुक्ति सम्राट करते थे। कौन? सम्राट। और 7 की नियुक्ति निदेशक यानी डायरेक्टर करते थे। ठीक है? अब इनका पूरा खर्च, यानी कि इनका पूरा खर्च, भारत के राज्य सचिव प्लस 15 सदस्यों का खर्च कहां से आता था? भारत से, भारत के राजस्व से दिया जाता था, जिसका भारत में विरोध हो रहा था कि भाई ये जब ब्रिटेन में बैठ रहे हैं तो इनका खर्चा भारत से क्यों जा रहा है। लेकिन अंग्रेज बोलते थे कि अब भारत के लिए कार्य कर रहे हैं तो इसका खर्चा भारत से ही लिया जाएगा। तो ये इनमें विवाद बना रहता था। ठीक है? तो ये था चेंजिंग जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है? ये 1857 की क्रांति के बाद ये सब हुआ था, आप लोग देखे ही। अब इसके बाद हम देखते हैं 1861, 1892 और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है?
1892 और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे 1861 का। ठीक है, तो 1861 में पूरे भारत में चेंजिंग होगा। अब 1857 की ही क्रांति की देन थी कि अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि अब भारतीयों को भी भारत की शासन व्यवस्था में रखना बहुत जरूरी है, जिसके कारण ये 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम पारित किए गए और इसमें सुधार किया गया और अब भारतीयों को भी इसमें रखा जाएगा। देखिए 1861 का, अब इसमें देखिए जो वायसराय थे, वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य और जोड़ दिया गया। इस तरह से अब वायसराय अब प्लस 5 सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए। ठीक है, अब ये सदस्य जो जोड़ा गया, एक सदस्य, ये विधिवेता होगा। क्या होगा? विधिवेता, ना कि वकील। क्लियर है? वायसराय कार्यकारी परिषद में एक सदस्य और जोड़ दिया गया। दूसरा, इस अधिनियम का 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या किया गया देखिए। अब जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद, इसको अच्छा कार्य करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया, को नियम बनाने का अधिकार। और इस तरह से विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत, इसे क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हो गई। और किसके द्वारा की गई? तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चन आता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी या कैबिनेट सिस्टम का? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। के से कैनिंग और के से कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, अब तीसरा कार्य क्या किया गया, इसको हम लोग देखते हैं 1861 के तहत। जो कार्यकारी परिषद थी, गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकारी परिषद, ठीक है, तो कार्यकारी परिषद के सदस्यों के साथ फिर कुछ अतिरिक्त सदस्यों को दिया गया। ठीक है, जो विधायी कार्य करेंगे। कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्य, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब कितने हो गए? बढ़ाई गई तो 6 से लेकर के और 12 सदस्य, और इसमें आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति वायसराय करेगा मात्र 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और जब भी कानून बनेगा तो नियम जब का निर्माण होगा तो ये सदस्य 12 मिल जाएंगे और मिलने के बाद से ये किसी भी प्रकार का जैसे कानून बनेगा तो उस समय इनको सिर्फ कानून बनाने के समय रहना है, वहां पे बनाने में सहयोग करना है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। क्या? कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। यानी गांधी जी के, यानी बापू जी के जो बंदर था उसके तरह से, जैसे एक बंदर था कि मुंह बंद, माने बुरा या सही कुछ भी बन रहा है तो आपको मुंह बंद रखना है। ठीक है, तो ये था। और गांधी जी में तो था कि बुरा मत बोलो,
तो इसको याद रखिएगा। और चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं 1861 का, ये हो गया। अब मद्रास और बंबई के प्रांतों को, मद्रास और बंबई के प्रांतों को नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया, यानी विधि बना सकते हैं, नियम बनाने का अधिकार। और इस तरह से आप देखोगे कि 1773 में इन दोनों जो प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास और बंबई को, इनको बंगाल के अधीन कर दिया गया था और एक तरह से केंद्रीकृत करने की दिशा में पहला कदम था। और 1833 में पूरा केंद्रीकृत कर दिया गया और उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, या पूरे क्या बोलते हैं आपका, बंगाल के गवर्नर जनरल को तो भारत का गवर्नर जनरल बना ही दिया गया था, प्लस पूरी प्रेसिडेंसियों को उसके अधीन कर दिया गया था। मैंने केंद्रीकृत पूरे भारत को एक कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब फिर पुनः क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण, मैंने इसको तोड़ दिया गया, उस नियम को, विकेंद्रीकरण, जो केंद्रीकरण का नियम था टूट गया। और यहीं से आप देखेंगे तो प्रांतीय विधान परिषद का गठन हो जाएगा, प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है। और इसके तहत 3 राज्यों को, यानी 3 प्रांतों, कौन कौन सा, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत यानी उत्तर प्रदेश और पंजाब को, यहां पे विधान परिषद की शुरुआत हो गई। कब हुई, ये हुआ 1862, और उत्तर प्रदेश में 1886, और फिर पंजाब में 1897। तो देख रहे हैं इस तरह से हो गया। और एक चीज और था कि जो वायसराय थे, इन्हें कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो अध्यादेश जारी करने का आदेश मिल गया, ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी समय सीमा कितना होगा, 6 महीना, ठीक है। उसमें ये किसी भी कार्यकारी परिषद से सलाह नहीं लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक कर सकते हैं। तो ये रहा 1861 का। पहला हम लोगों ने देखा कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य को बढ़ा दिया गया, कार्यकारी परिषद को नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया, इससे कैबिनेट सिस्टम की शुरुआत हो गई। और उसके बाद से ये सदस्य जो थे, अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा दिया गया था 6 से 12। अब मद्रास बंबई प्रांतों को अलग से नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से प्रांतीय विधान परिषद की भी शुरुआत हो गई। अब हम लोग देखेंगे 1892, ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें विधायी परिषदों के शक्ति, कार्य और रचना का वर्णन किया जाएगा। तो अब हम देखेंगे किसको, 1892। तो 1892 में देखिए क्या है, इसमें भी वही कहानी है कि वायसराय के कार्यकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, यानी अतिरिक्त सदस्य यहां पे भी रखे जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। पहले कितना थे, 6 से 12 थे पहले वाले में, अब कितना कर दिए जाएंगे, 4 बढ़ा देंगे, 10 से लेकर के 16, अधिकतम 16 सदस्य होंगे। क्लियर है। वायसराय कार्यकारी सदस्यों की संख्या 10 से 16 वृद्धि कर दिया जाएगा, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं 92 में बजट, ब से 92, अब ब से बजट। अब बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, बहस करने का अधिकार। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो परिषद थी उसे क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन अब यहां पर क्या कर दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अभी भी कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते, ठीक है।
उसके बाद से मत विभाजन, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, माने परिषद कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगी, सिर्फ बजट पर बहस कर सकती है। अगर सार्वजनिक प्रश्न होगा, सार्वजनिक प्रश्न पूछ सकती है, सार्वजनिक प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन इसके लिए एक बांध था कि 6 दिन पहले इसके लिए 6 दिन पहले परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सरकार से 6 दिन पहले परमिशन लेना पड़ेगा, यानी गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी है, तो इनसे परमिशन लिया जाएगा। और लेने के बाद अगर ये पर देना चाहते हैं क्वेश्चन का जवाब तो दे सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बजट पर बहस। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था कि निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई जो कि अप्रत्यक्ष होगी, अप्रत्यक्ष होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये 3 था 1892 में। पहला, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ये तो लगातार चले आ रहा है। इससे पहले वाले में बढ़ाया गया था, जो 6 से 10 थे, 6 से 12। और फिर बजट पर बहस करने का अधिकार, प्रस्ताव नहीं पूछना, मत विभाजन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ सार्वजनिक प्रश्न पूछ सकते, वो भी 6 दिन पहले आपको उसकी सूचना सरकार को देनी पड़ेगी। अगर वो चाहे तो दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहाँ से कर दिया गया, वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1900 फिर 19 का आएगा, और 1935 का अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमेशा मैंने अभी जो उत्तर प्रदेश में पीईटी का एग्जाम होने वाला है, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके तहत क्या किया गया, फिर वही कहानी, वायसराय के केंद्रीय, यहां पे क्या किया जाएगा कि केंद्रीय जो परिषद होगी, ठीक है, और प्लस विधायी परिषद, ये दोनों में बड़ा क्या बोलना है, वृद्धि किया जाएगा। यहां पे डायरेक्ट में लिख देता हूं, केंद्रीय परिषद एवं विधान परिषद के संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी जाएगी। और इसमें केंद्रीय जो परिषद है, इसमें 60 सदस्यों को रखा जाएगा, 60 सदस्य। और जो विधान परिषद है, जो प्रांतीय परिषद, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, यहां पे प्रांतीय, तो इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें कोई समान नहीं रहेगा, ये असमान है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। उसके बाद से दूसरा देखिए, इसमें जो कार्यकारी परिषद रहेंगे, उसमें बहुमत जो होगा कार्यकारी परिषदों के तरह, जैसे कि इसमें केंद्रीय जो परिषद है या कार्यकारी परिषद में क्या रहेगा कि सदस्य जो है ना, इनका बहुमत जो रहेगा सरकारी सदस्यों का रहेगा। और सबों में फिर विधान उधान वाले में जो प्राइवेट या गैर सरकारी सदस्य रहेंगे उनका परमिट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा। अब दूसरा फिर और देख लेते हैं क्या है इसमें। एक तो हम लोगों ने देख लिया
दूसरा भी देख लिया। और तीसरा, अब देखिए जो भारत राज्य सचिव थे, कौन? भारत राज्य सचिव, ये कहाँ बैठते थे? ब्रिटेन में। तो भारत राज्य सचिव के परिषद में, इसके परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को रखा जाएगा। 2 भारतीय सदस्य, ये कौन होंगे? पहला केसी गुप्ता और दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। और इसके बाद से वायसराय का भी, ठीक है, ये तो हो गया राज्य सचिव के। वायसराय, वायसराय के कार्यकारी परिषद। अब यहां पे देखिए ये ब्रिटेन में चेंज हुआ है, ऊपर वाला में ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव बैठते हैं प्लस उनकी परिषद, वहां पे 2 लोगों को शामिल कर दिया गया, भारतीयों को। और यहां पे अब जो भारत में डीलिंग कर रहे हैं शासन व्यवस्था को, वायसराय जो कहे जाते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 1 सदस्य, वो कौन होंगे? 1 सदस्य एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको शामिल कर दिया गया वायसराय कार्यकारी परिषद में। ये विधि सदस्य होंगे, क्या होंगे? विधि सदस्य, ठीक है, विधि सदस्य के रूप में इनको रखा जाएगा। इसके बाद से तीसरा, अब देखिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तीसरा हम लोग देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या किया गया कि जो संप्रदाय थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ये है ना, तो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यानी निर्वाचन पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचक सांप्रदायिक, अब पृथक निर्वाचन की शुरू हो गई संप्रदाय, एक अलग संप्रदाय के लिए, ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, क्लियर है। अब एक मुस्लिमों के लिए क्या किया गया कि अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। अब मुस्लिम प्रतिनिधियों को मुस्लिम मतदाता ही चुनेंगे, ठीक है। और इस तरह से अब आप देखेंगे जब एक संप्रदाय को अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया चुनाव प्रणाली में, तो और लोग भी मांगेंगे, जैसे सिख भी मांगेंगे, और भारत जो क्या बोलते हैं, भारत में ईसाई जो थे, भारतीय ईसाई, ये भी मांगेंगे, यूरोपी मांगेंगे, और इनको अगले वाले में देंगे, 1919 वाले में इनको देना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग भी बोल रहे थे कि अगर मुस्लिमों को अलग संप्रदाय दे रहे हैं, अलग प्रतिनिधित्व, तो हम भी तो अच्छा चला सकते हैं सरकार, हमें भी दिया जाए। तो उनकी भी मांग रहेगी, जो उनकी मांग पूरी की जाएगी 1919 में, उसके बाद आगे भी इससे मांग बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, और इसके तहत लॉर्ड मिंटो को, अब देखिए यहां पर हमने 1909 में लिखना छोड़ दिया। अब लॉर्ड मिंटो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या है। यहां पे था इस अधिनियम को, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या बोलते थे? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो मार्ले कौन थे? जो भारत राज्य सचिव, जो ब्रिटेन में बैठते थे, भारत राज्य सचिव, क्लियर है। और मिंटो जो क्या थे? भारत के वायसराय। उस समय कौन वायसराय था 1919 में? यही थे, मिंटो द्वितीय बोला जाता था इन्हें, क्लियर है। तो ये भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड मिंटो को इसीलिए बोला गया है सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन
का जनक, एक कई बार क्वेश्चन आया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो को। क्लियर है? अब ये जो आया था 1909 में सांप्रदायिक या पृथक निर्वाचन मंडल जो बनाया गया था मुस्लिमों के लिए, ये पूरी बदमाशी इसमें किसकी थी? लॉर्ड मिंटो की थी। लॉर्ड मिंटो की पूरी बदमाशी थी और इसी ने उकसाया था, मार्ले को बोला था, जो भारत राज्य सचिव थे, कि आप एक ऐसा अधिनियम पारित करिए जिससे कि फूट डाला जाए, मुस्लिमों को अलग किया जाए और फिर जो कांग्रेस में गरम दल नरम दल है तो नरम दल को अपने पक्ष में कर लिया जाए और इस तरह से गरम दल को पूरा समाप्त कर दिया जाए। इस टाइप की इसकी नीति थी। अब इसके कारण अब सांप्रदायिक फूट पड़ गया और मार्ले बोला भी था कि इस तरह से इस अधिनियम के माध्यम से हम लोग नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत भीषण होगा। और गांधी जी बोले थे कि इस अधिनियम ने एक क्षण में सर्वनाश कर दिया। M.K. मुंशी भी बोले थे, के मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल, ये बोले थे कि जब प्रजातंत्र का उत्थान हो रहा था तो उसका गला दबा दिया इस 1909 का मार्ले मिंटो सुधार ने। ठीक है, तो ये सब चीजें था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति यहीं से शुरुआत कर दी गई। अब इसके बाद हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम को देखेंगे और इसको एक चार्ट में समझेंगे ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको चार्ट के माध्यम से। अब हम भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 को देखते हैं। देखिए मैंने इस टाइप से बना दिया है कि दोनों समझ में आएगा। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 उसको क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत के। अब इसमें देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। 1919 में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। और राज्य परिषद को अब क्या बोला जाता है? अभी राज्यसभा जैसा भी हो गया है और केंद्रीय विधानसभा यानी लोकसभा। अब इसमें जो सदस्य संख्या थे 60 रखा गया था, 24 निर्वाचित, इसमें 145 104 निर्वाचित। ये संख्या वाला नहीं पूछता है तो इसको आप लोग याद मत रखिएगा, इसको कोई जरूरी नहीं है कि मैंने याद करना ही जरूरी है। बस ये देखिएगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। किस अधिनियम के तहत आया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। अब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत, द्वैध शासन वाला भी क्वेश्चन बार बार आता है। 1773 में हम लोगों ने देखा था। 1773 से पहले 1765 में बंगाल में सिर्फ द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया जा रहा है, जिसके जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस। इनका भी याद रखिएगा। उसके बाद से प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लग गया। ठीक है, और यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया। अब देखिए पहले मैं बताया था 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को दिया गया था, एक बीज वो दिया गया था सांप्रदायिकता का। तो यहां पे अब 1919 अधिनियम के तहत किसको किसको दिया गया इस सांप्रदायिक निर्वाचन? किसको किसको दिया गया? सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के, इनको लिए अलग से व्यवस्था किया गया। ठीक है, और इस तरह से जो पृथक निर्वाचन के सिद्धांत था इसको विस्तृत कर दिया गया। ठीक है, अब ये चीज देखिएगा, यहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार और ज्यादा कर दिया गया 1935 में, और इसके तहत दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों वर्गों के लिए अलग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक तो द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था 1919 के तहत। ठीक है, उसके बाद से प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था और सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और इनको दिया गया था, आंग्ल भारतीयों इनको। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर, माने पहले जो था
बड़े बड़े लोगों को पैसे के आधार पर, वार्षिक आय के आधार पर दिया जाता था, जिसका 15,000 इनकम हो, पहले उनको दिया गया था, थोड़ा बहुत मात्रा में दिया गया था मतदान का अधिकार। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। कैसे? हाँ, सीमित संख्या मताधिकार का हम लोग देख रहे हैं। इस कानून के तहत संपत्ति, कर या शिक्षा, यानी अब संपत्ति और शिक्षा के आधार पर यहां पर देखिए आप लोग मताधिकार का अधिकार दिया जाएगा। पहले वाले में पैसे पर और 1919 में शिक्षा और संपत्ति पर, और 1935 में इसको क्या कर दिया जाएगा, 10% जनसंख्या को दिया जाएगा। इस तरह से विस्तारित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, इसको भी याद रखिएगा। ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था। किसके सिफारिश पर? ली आयोग के सिफारिश पर इसका केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया जाएगा। 1926 में किया जाएगा। 1923-24 में ली आयोग इसका सिफारिश करेगी। उसके बाद केंद्रीय बजट पर राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और अब बताया गया कि राज्य अपना बजट स्वयं बनाएंगे। क्लियर है? तो बजट भी हम लोगों ने देख लिया। और एक वैधानिक आयोग, यानी एक ऐसे आयोग का गठन किया गया जो राजनीतिक उथल पुथल भारत में चल रही थी उसकी जांच करने के लिए हर 10 साल पर बैठाया जाएगा आयोग, और यह जांच करके अपनी रिपोर्ट देगा, जिसमें साइमन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जो कि 2 साल पहले आ गया था 1927 में ही। उसको आना था 1919 के बाद 10 साल बाद 29 में, लेकिन आ गया 27 में। तो ये रहा 1919 का। अब 1935 में हम देखते हैं, इस अधिनियम में बहुत ज्यादा इसका विस्तार किया गया था। 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। ठीक है, इसमें से 250 अनुच्छेद देखेंगे तो सीधा भारत के संविधान में ले लिया गया है। इसके बाद से अखिल भारतीय संघ, अब अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें जो ब्रिटिश भारत के राज्य थे प्लस रियासतें थी, इनको एक इकाई के रूप में देखा जाता था, और केंद्र, और इन्हीं के तीनों के बीच में बांट दिया गया विषयों को संघी, प्रांतीय, माने संघी और राज्य और समवर्ती सूचियों में, संघी सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इसमें विषय दे दिए गए जैसे 59, 54 और इसको दे दिया गया था 36। लेकिन अब इसके बाद जो बची हुई शक्तियां थी वो वायसराय के हाथों में रहती थी, लेकिन यह लागू नहीं हो पाया क्योंकि जो रियासतें थी इसमें शामिल ही नहीं हो पाई थी। तो ये हो गया 1935 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का समाप्त। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और यहां पे प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का समापन कर दिया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा 1935 के तहत। उसके बाद प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ, यानी प्रांतों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दे दिया गया, जिसके तहत 1937 में ये देखिए इसका जो दिया गया स्वायत्तता का अधिकार, ये 1937 में शुरू किया गया और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद केंद्र में द्वैध शासन। देखिए यहां पर क्या था, राज्य में, प्रांतों में द्वैध शासन, यहां पे केंद्र में द्वैध शासन। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की शुभारंभ किया गया। इसके तहत जो संघीय विषय थी उनको बांट दिया गया था स्थानांतरित और आरक्षित में। क्लियर है? विषयों में विभक्त कर दिया गया था। इसके बाद 11 प्रांतों में से, देखिए 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था। यहां पर केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था चालू की गई थी, केंद्र में द्विसदनी विधायिक, और यहां पे क्या कर दिया गया, द्विसदनात्मक राज्यों में, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्विसदनात्मक। अब द्विसदनात्मक 11 ब्रिटिश प्रांत थे, इसमें 6 ही जगह लागू था। जैसे जो 3 प्रेसिडेंसियों वाला प्रांत था, बंगाल, मद्रास, बंबई, और उसके बाद से आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहीं पर लागू था। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, देखिए यहां पर भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था, जिसमें सिख, भारतीय, ईसाइयों इनको दिया गया है। इससे पहले 1909 में सिर्फ मुस्लिमों को दिया गया था। अब यहां पर किनको किनको दे दिया जाएगा, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को।
तो इस तरह से इसका विस्तार कर दिया गया। और उसके बाद से केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अलावा, पहले तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था 1919 में, 1935 में क्या कर दिया गया कि प्रांतीय सेवा आयोग भी बना दिए गए। और एक सेवा आयोग आए हैं तो 2 प्रांतों के भी बन सकता है, 2 प्रांतों के लिए एक प्रांतीय सेवा आयोग भी देख सकता है कार्यभार को। उसके बाद से मताधिकार, मताधिकार का यहाँ पर विस्तार कर दिया गया। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा और संपत्ति के आधार पर था 1919 में, यहाँ पे 10% जनसंख्या को दे दिया गया। इसके बाद देश में मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई का गठन किया गया था। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये है 1919 और 1935। देखिए एक बार और देख लेते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका 1919 के तहत, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। और यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों भारतीयों को, सांप्रदायिक आधार पर दलित जात महिलाओं को, ठीक है। इसके बाद निर्वाचन के सिद्धांत का जो ये हो गया। इस कानून से संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार, और यहां पे 10% लोगों को मताधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे सीमित थे, धीरे धीरे बढ़ाया गया, सबको मताधिकार का अधिकार नहीं था। उसके बाद से देश में मुद्रा साख के लिए आरबीआई का गठन, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का गठन। क्लियर है? तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्रों में द्वैध शासन, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। 1919 में प्रांतों में लगा था द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और इसमें समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बाद आप देखेंगे तो 2 अधिराज्य बन जाएंगे, यानी पाकिस्तान और भारत। और इसके बाद 1947 के अधिनियम के तहत ही जो वायसराय का पद था उसको समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर जिसके तहत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। तो समझ में आ गया? ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।